सोचिए, एक ऐसा नायक जिसे पूरा देश नेताजी कहता है, जिनके साहस की, जिनके समर्पण की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का जो आखिरी अध्याय है, उनकी मौत, वो आज लगभग 80 साल बाद भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। क्या 1945 में ताइवान में हुआ वो विमान हादसा सच था, या फिर एक सोची समझी कहानी? आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, उनकी विवादित मृत्यु और आज़ाद हिंद फौज के उस लापता खजाने की पड़ताल करते हैं, और साथ ही उन कारणों की भी जिनकी वजह से सच दशकों तक फाइलों में ही बंद रहा। हमारा मकसद यहाँ किसी एक नतीजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उन सभी पहलुओं को, सभी थ्योरीज को समझना है जो इस पहेली को और भी गहरा बना देते हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इतने अलग क्यों थे। वो कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन गांधी और नेहरू से उनकी कभी बनी नहीं। ऐसा क्यों था? इसकी जड़ उनके नजरिए में थी। देखिए, बोस का जन्म एक अमीर बंगाली परिवार में हुआ, आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन राष्ट्रवाद के लिए उसे ठुकरा दिया। जब वो 1921 में भारत लौटे और कांग्रेस से जुड़े, तो उनका और गांधी जी का रास्ता शुरू से ही अलग था। और ये सिर्फ तरीकों का मतभेद नहीं था, है ना? मेरा मतलब है, सिर्फ अहिंसा बनाम आक्रामक रवैये की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये आजादी की आत्मा को लेकर एक बुनियादी असहमति थी। गांधी जी का मानना था कि अहिंसक सत्याग्रह से धीरे धीरे ब्रिटिश राज को झुकाया जा सकता है। बोस को ये बहुत धीमा और अप्रभावी लगता था। उन्हें लगता था कि दुश्मन से लड़कर ही आज़ादी छीनी जा सकती है। तो एक तरफ शांति और धैर्य था, दूसरी तरफ एक अभी और इसी वक्त वाली अर्जेंसी थी। और शायद इसी अर्जेंसी की वजह से वो 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। लेकिन फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। हाँ, और यहीं से उनका रास्ता पूरी तरह अलग हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है की नीति अपनाई। वो 1941 में कलकत्ता में अपने घर की नजरबंदी से भागकर पहले जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। वहां उन्होंने एक्सिस शक्तियों द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को मिलाकर इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ये एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। और फिर आता है वो दिन, 18 अगस्त 1945। आधिकारिक कहानी यह है कि ताइवान के पास एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन ये कहानी कभी किसी के गले नहीं उतरी। शुरू से ही इस पर बहुत शक था। शक की बहुत ठोस वजहें थीं। उनके एक साथी कर्नल हबीबुर रहमान, जो कथित तौर पर उस प्लेन में उनके साथ थे, वो मामूली चोटों से बच गए, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया। हमेशा गोलमोल जवाब दिए। यहाँ तक कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को भी इस पर यकीन नहीं था। उनकी अपनी रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है कि शायद बोस ने ही ये कहानी फैलाई हो ताकि वो पकड़ में आए बिना सोवियत संघ निकल सकें। फिर आजाद भारत की सरकार ने क्या किया? इस पर कोई जांच करवाई होगी? हाँ, करवाई। 2 जांच आयोग बने, 1956 में शाहनवाज कमेटी और 1970 में खोसला कमीशन। और दोनों ने यही कहा कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी और उनकी अस्थियां जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी हैं। लेकिन एक मिनट, अगर वो नेताजी की ही थीं, तो सरकार उन अस्थियों को कभी भारत लेकर क्यों नहीं आई? उन्हें तो पूरे सम्मान के साथ लाना चाहिए था। यही तो इस मामले का सबसे अजीब पहलू है। इन दोनों रिपोर्टों पर इतना ज्यादा जनविरोध हुआ, लोगों ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। सरकार पर इतना दबाव था कि वो न तो कभी उन अस्थियों को भारत ला पाई और न ही नेताजी को कोई मरणोपरांत पुरस्कार दे सकी, क्योंकि पुरस्कार देने का मतलब होता ये मान लेना कि वो नहीं रहे, और देश ये मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर कई सालों बाद 1998 में एक तीसरा कमीशन बना, मुखर्जी कमीशन। उसने तो सुना है पूरी कहानी ही पलट दी। बिल्कुल। मुखर्जी आयोग ने 7 साल तक जांच की, कई देशों की यात्रा की, और आखिर में ये नतीजा निकाला कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। क्या कोई हादसा हुआ ही नहीं था? इसका क्या सबूत था उनके पास? आयोग ने पाया कि ताइपे में उस दिन किसी भी विमान दुर्घटना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड था ही नहीं, न सिविल न मिलिट्री। ये एक बहुत बड़ा सबूत था, क्योंकि युद्ध के समय में भी किसी सैन्य विमान का क्रैश होना एक बड़ी घटना होती है जिसका रिकॉर्ड रखा ही जाता है।
तो रिकॉर्ड का न होना ये बताता है कि शायद वो हादसा हुआ ही नहीं। आयोग ने इसे एक स्मोक स्क्रीन कहा, मतलब एक धुआं जो जापानियों ने नेताजी को मित्र देशों की सेना से बचाने के लिए बनाया था। तो अगर हादसा नहीं हुआ तो फिर नेताजी कहाँ गए? मुखर्जी आयोग ने सुझाव दिया कि वो शायद सोवियत संघ भाग गए थे। लेकिन यहीं पर एक और थ्योरी आती है जो किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, गुमनामी बाबा की। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। एक गुमनाम साधु जो उत्तर प्रदेश में रहते थे और कुछ लोगों का मानना है कि वो असल में नेताजी थे। इस पर यकीन करना तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है और ये बहुत विवादित भी है। लेकिन जब 1985 में उनकी मृत्यु के बाद उनका सामान मिला तो उसमें ऐसी कई चीजें थीं, चिट्ठियां, किताबें, परिवार की तस्वीरें, विदेशी सिगार, जो इस शक को गहरा करती हैं। हालांकि इसे कभी आधिकारिक तौर पर साबित नहीं किया जा सका, पर इसने रहस्य में एक और परत जरूर जोड़ दी। तो एक तरफ प्लेन क्रैश की कहानी जिसमें इतने झोल हैं, दूसरी तरफ सोवियत संघ जाने की थ्योरी, और तीसरी तरफ ये गुमनामी बाबा वाली बात। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, अगर नेताजी जिंदा थे तो वो सामने क्यों नहीं आए? उन्हें किससे डर था? और यहीं से हम उस चौंकाने वाले सच पर आते हैं कि नेहरू सरकार ने नेताजी के परिवार की जासूसी करवाई थी। हाँ, और ये इस कहानी का शायद सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। जो फाइलें सार्वजनिक हुईं, उनसे पता चला कि आज़ाद भारत की सरकार ने नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए नेताजी के परिवार पर 20 साल तक 20 साल? हाँ, 1948 से 1968 तक लगातार निगरानी रखी। उनके खत पढ़े जाते थे, उन पर नजर रखी जाती थी कि वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब सरकार को अगर पक्का यकीन था कि नेताजी 1945 में नहीं रहे, तो फिर 20 साल तक उनके परिवार की चिट्ठियां क्यों पढ़ी जा रही थी? ये बात तो ऑफिशियल स्टोरी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सरकार को डर किस बात का था। क्या उन्हें लगता था कि नेताजी जिंदा हैं और लौट सकते हैं, और अगर वो लौट आते तो क्या होता? इससे ये भी साफ होता है कि नेताजी के दुश्मन सिर्फ अंग्रेज नहीं थे। तो सोचने वाली बात यह है कि नेताजी सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो भारत के अंदरूनी सत्ता समीकरण के भी खिलाफ थे। एकदम सही। उनके विरोधी हर विचारधारा में मौजूद थे। एक तरफ ब्रिटिश सरकार थी जो उन्हें दुश्मन नंबर 1 मानती थी, दूसरी तरफ गांधी नेहरू का गुट था जिनसे उनके गहरे वैचारिक मतभेद थे। फिर भारतीय कम्युनिस्ट थे जो उन्हें फाशीवादी ताकतों से हाथ मिलाने के लिए देशद्रोही कहते थे। और तो और काबुल में उनकी मदद करने वाला भगत राम तलवार, वो खुद एक ट्रिपल एजेंट निकला जो ब्रिटिश जासूसों को उनकी जानकारी दे रहा था। इन सब ने उन्हें राजनीतिक रूप से बिल्कुल अकेला कर दिया था, और शायद यही अकेलापन उनके रहस्य को और भी गहरा बनाता है। इस अकेलेपन और रहस्य से जुड़ी एक और खड़ी है, वो है आजाद हिंद फौज का खजाना। सोना, गहने, ये सब कहाँ गया? ये एक और दुखद कहानी है। स्रोतों के मुताबिक नेताजी अपनी आखिरी यात्रा पर लगभग 106 किलो सोना और गहने लेकर चले थे। ये खजाना दक्षिण पूर्व एशिया में बसे भारतीयों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए दान किया था, लेकिन साइगोन में प्लेन का वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें काफी खजाना पीछे छोड़ना पड़ा। और जो खजाना उनके साथ प्लेन में था, उसका क्या हुआ? विमान हादसे के बाद जापानियों को जले हुए और बिखरे हुए गहनों में से करीब 16 किलो सोना मिला। उन्होंने उसे टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मुख्यालय भेज दिया। लेकिन जब 1952 में वो खजाना भारत सरकार को सौंपा गया तो वो सिर्फ 11 किलो निकला। मतलब 5 किलो तो वहीं गायब हो गया, और जो पीछे छूटा था उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। इसका जिम्मेदार कौन था? आरोप तो आजाद हिंद सरकार के ही कुछ लोगों पर लगे। टोक्यो में भारतीय राजनयिकों ने बार बार नेहरू को चिट्ठियां लिखकर इस गड़बड़ी की चेतावनी दी, लेकिन कहते हैं कि उन चेतावनियों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। नेहरू ने उस खजाने को बोस के परिवार को सौंपने से भी मना कर दिया और उसे नेशनल म्यूजियम में रखवा दिया। और क्या वो खजाना आज भी म्यूजियम में सुरक्षित है? यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। 2015 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि म्यूजियम के रिकॉर्ड्स ये पक्का नहीं कह सकते कि वो 11 किलो खजाना पूरा का पूरा वहां मौजूद है भी या नहीं। तो खजाने का एक बड़ा हिस्सा तो कभी भारत पहुंचा ही नहीं, और जो पहुंचा उसका भी पूरा हिसाब मिलना मुश्किल है। तो अब हम आते हैं इस रहस्य के सबसे ताज़ा और शायद सबसे विस्फोटक पहलू पर। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस सबने नेताजी से जुड़ी अपनी ज्यादातर फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं, लेकिन जापान आज भी 3 फाइलें दबाए बैठा है। क्यों?
यहाँ एक ऐसी थ्योरी सामने आती है जो पूरे मामले को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी IIL ने, जो नेताजी के साथ काम करती थी, 1953 में अपनी एक जांच रिपोर्ट छापी थी। ये रिपोर्ट कहती है कि नेताजी का विमान हादसा कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक साजिश थी। एक साजिश? किसकी साजिश और क्यों? जापान युद्ध हार चुका था, मित्र देशों की सेनाएं कब्जा कर रही थीं। ऐसे में नेताजी उनके लिए एक बड़ी दुविधा बन गए थे। वो ना तो उन्हें मित्र देशों से बचा सकते थे और ना ही उन्हें मित्र देशों को सौंपकर भारत के साथ अपने भविष्य के रिश्ते खराब कर सकते थे। अच्छा, तो इस दुविधा से निकलने के लिए उन्होंने क्या किया? IL रिपोर्ट के मुताबिक योजना ये थी कि विमान को जानबूझकर इस तरह क्रैश करवाया जाए कि यात्रियों को सिर्फ चोटें आए, उनकी जान ना जाए, और इस अफरा तफरी में नेताजी को कहीं और सुरक्षित भेज दिया जाए। एक तरह का मैनिपुलेटेड क्रैश था ये। थोड़ा रुक कर, ये सोचना भी कितना भयानक है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि ये प्लान भयानक रूप से फेल हो गया। हाँ, योजना के मुताबिक क्रैश हुआ, लेकिन हादसा इतना गंभीर हो गया कि नेताजी की सच में मृत्यु हो गई। ये एक मैनिपुलेटेड क्रैश था जो गलत हो गया। और अगर ये सच है, तो ये इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है कि अपने ही सहयोगी उन्हें बचाने की कोशिश में अनजाने में उनकी मौत का कारण बन गए। क्या इस थ्योरी का कोई और भी सबूत है? IIL रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि एक भारतीय नेता ने जापानियों को चेतावनी दी थी कि बोस को भारत नहीं आने देना चाहिए। इसके अलावा ताइपे के एक बड़े डॉक्टर ने 1946 में एक पत्रकार को बताया था कि जापानी नहीं चाहते थे कि नेताजी रूस जाएं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर विमान गिरा दिया। ये सारी बातें एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। और शायद यही थ्योरी समझाती है कि जापान आज भी वो फाइलें क्यों छिपा रहा है। बिल्कुल, अगर ये सच है तो जापान के लिए ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। शायद यही वजह है कि जब भी भारत सरकार कहती थी कि फाइलें खोलने से विदेशी संबंधों पर असर पड़ेगा, तो सब रूस के बारे में सोचते थे। लेकिन हो सकता है कि असली इशारा जापान की तरफ हो। तो एक विवादित मौत, एक लापता खजाना, अपने ही देश में परिवार की जासूसी और वो 3 गुप्त फाइलें जिनमें शायद सबसे बड़ा राज दफन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी वाकई किसी भी जासूसी उपन्यास से कहीं ज्यादा जटिल और उलझी हुई है। सच जो भी हो, एक बात साफ है, नेताजी की शख्सियत इतनी शक्तिशाली थी कि उनकी मौजूदगी और उनकी गैर मौजूदगी दोनों ने भारत की राजनीति और इतिहास पर गहरा असर डाला। जैसा कि इतिहासकार लियोनार्ड गॉर्डन ने कहा था, बोस एक ऐसे नायक बनते जा रहे हैं जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और शायद समय के साथ वो एक देवता बन जाएंगे।